हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। तो आई थिंक आप सभी ने कल जो टॉपिक मुझे मैंने करवाया था आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, वो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर डाउट्स भी होंगे तो आप मेरे ख्याल से मुझसे डाउट्स पूछोगे। आई थिंक तो उसमें से डाउट्स आने नहीं चाहिए, बट फिर भी डाउट्स तो डाउट्स है भाई, कहीं से भी निकल के आ सकते हैं। तो अगर डाउट्स हैं तो आप आई थिंक मुझसे पूछोगे, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, और इलेक्ट्रोलाइसिस में ही हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे टॉपिक पढ़ना है हमें एक, वो टॉपिक फिलहाल शायद सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी उसको पढ़िए, काम आएगा आपको, क्योंकि आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें शायद कहीं ना कहीं काम आता हो आपके वो, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है? थोड़ा समझ लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हाँ ये भी होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। टॉपिक हम कोई भी छोटे क्यों, ठीक है ना? अब जब हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस टॉपिक से भाई आपको न्यूमेरिकल ही मिलते हैं, थ्योरिकल कुछ पार्ट इसका नहीं है ज्यादा। आपको इसके न्यूमेरिकल ही करने आने चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ओके, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं। टॉपिक तो बहुत इजी सा है। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के दो दो लॉ दिए थे, तो हम पहले डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट लॉ, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ आपसे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ आपसे आसान सी बात कहता है भाई, देखिए, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रोड्स पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो कोई गैस बन रही हो, चाहे वो कोई सॉलिड मेटल डिपॉजिट हो रहा हो। बट हमने कल के एग्जांपल्स में ये देखा कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने से बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो या सॉलिड की फॉर्म में, ना भी बताया आपको। तो इसी बेस पर फ्राडे ने आपको क्ला दिया और उसने ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कितना अमाउंट किसी प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने उसको कितना इलेक्ट्रिसिटी दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक सिंपल सा पॉइंट है। वो आपसे कह रहे हैं कि कितना अमाउंट हमारा प्रोडक्ट का बनेगा, वो हमारा इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी है। ओके, अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कम इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, कम होगी तो कम प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत आसान सा था, यही फर्स्ट लॉ था आपका कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के दौरान कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने या कितना चार्ज हमने जो है वो पास किया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर से। समझ में आ गई? तो यही हमें डेफिनेशन जो है वो लिखनी है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग electrolysis is directly proportional to किसके चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कितनी केमिकल रिएक्शन हुई है, नेट केमिकल रिएक्शन कितनी हुई है वो भी हम बता सकते हैं। वैसे भी हम लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितनी केमिकल रिएक्शन हुई है, वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए। ये बात भी है ना, कितने टाइम के लिए हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उस बात पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन कितनी होगी। अगर थोड़े टाइम के लिए पास कर रहे हैं थोड़ी होगी, ज्यादा टाइम के लिए पास कर रहे हैं तो ज्यादा होगी। ओके, अच्छा जी। अब इसी को अगर मैथमेटिकली मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो आपका W होगा, W इज द वेट ऑफ प्रोडक्ट जो डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, W क्या है? आपका प्रोडक्ट का अमाउंट है, कितना अमाउंट लिया हमने, वेट कितना लिया है, वेट बोल सकते हो आप इसको कि वेट है। इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज क्या लेते हैं हम? Q। ठीक है, तो इट इज, ये आपसे क्या कह रहा है कि जो हमारा W होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? Q के। Q क्या है हमारा?
हमने कितना चार्ज पास किया है। फैराडे के टाइम पर चार्ज मेजर करते थे, लेकिन बाद में क्योंकि हमारे पास एमीटर आ गए तो हमने करंट मेजर करना स्टार्ट किया, तो चार्ज को हमने करंट के टर्म में पुट करना स्टार्ट किया। यहां से जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे पहले, तो W हमारा इक्वल आता है जेड क्यू के। किसके आता है? जेड क्यू के। अब यहाँ पे जेड को क्या कहेंगे भाई? यहां पर जेड को कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। तो ये हमारा होता है जेड। ओके, अब यहां से अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था कि जो करंट होता है हमारे पास आई, दैट इज चार्ज बाय टाइम। भाई कितने टाइम के लिए कितना चार्ज पास किया उससे आई आ जाता है। तो यहां से अगर हमें चार्ज पता करना है तो आई इंटू में टी कर सकते हैं। तो अगर हम यहां वैल्यू पुट करें तो डब्ल्यू क्या मिलेगा आपको? जेड इंटू में आई इंटू में टी। तो यहां से आप एक फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जब हम 1 सेकंड के लिए, टी हम कितना ले रहे हैं? 1 सेकंड, कि अगर हम 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करते हैं, 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करते हैं, उस टाइम जितना प्रोडक्ट हमारा डिपॉजिट होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा जेड कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम एक कुलाम, क्या हुआ ना, जब हम एक कुलाम, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम। तो जब हम एक कुलाम चार्ज को पास करते हैं तो उस एक कुलाम चार्ज से जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। तो जेड की डेफिनेशन समझ में क्या होती है आपको? तो जेड भी क्या है एक्चुअली? जेड भी एक्चुअल में वेट ही है। जेड भी क्या है एक्चुअल में? वेट ही है। लेकिन कब है? जब हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं, तो 1 कूलम, या करंट पास कर रहे हैं 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, तो वो होता है आपका जेड। तो आई थिंक आपको ये ला समझ में अच्छे से आ गया, वो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात ला में थी नहीं। क्लियर हो गया? साफ कर दूं इसको मैं? चलिए जी। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है भाई, 11th क्लास की वीडियो तो मैं दे चुका हूँ, शायद 12th वाले बच्चे 11th की वीडियो नहीं देखते हैं। तो एक व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आपके लिए अवेलेबल, जिसपे आप अपने डाउट्स जो है वो डाल सकते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम डाउट्स कैसे लें, क्योंकि कमेंट्स में वो डाउट्स डाल नहीं पाते हैं इतने, और कोई सोर्स आई थिंक उनके पास है नहीं। तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर उनको दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन की फोटो, क्वेश्चन को टाइप करके जैसे भी उनको ठीक लगे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूं, जितना मुझे टाइम मिलेगा क्लियर करने का। ये हो सकता है कि एक आध दिन में लेट हो जाऊं, बट मैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है, वो नंबर क्या है? वो नंबर आपका ये है। इस नंबर पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो और वो क्वेश्चन डाल सकते हो। ओके, तो इस नंबर पर आपको जाना है। ठीक है, चलिए जी। तो अब आते हैं एक टॉपिक पर। अब सेकंड लॉ में पढ़ना है, लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं वो और आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक Na पॉजिटिव है। ठीक है, एक Na पॉजिटिव है सॉल्यूशन में। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कहां जाएगा? मान लीजिए कैथोड के पास चला गया, तो कैथोड क्या करेगा? कैथोड उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास एक कैल्शियम आयन है, तो कैल्शियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा? एक कैल्शियम बनाएगा, एक कैल्शियम बनाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अगर मान लीजिए मेरे पास एक एल्यूमिनियम आयन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका क्या बनाएगा? 1 Al बनाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब देखिए, एक Na पॉजिटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगता है, तब जाके वो एक Na बनाता है। ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई 1 Na बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगता है। यहां पर 1 Ca बनाने के लिए कितने लगते हैं? 2। यहां 1 Al बनाने के लिए कितने लगते हैं? 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 मोल Na बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1 मोल Ca बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1 मोल, सॉरी 2 मोल लगेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। इसी तरह यहां पर
1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? आसान सी बात है। अब ध्यान से देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन पर क्या है? चार्ज। हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना। तो फ्राइडे ला क्या कह रहा है? चार्ज कितना पास किया। हमें चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज। तो चार्ज कैसे पता करेंगे? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम कितने ले रहे हैं? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। पहले 1 मोल लेते हैं भाई। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 6.022 इंटू में 10⁻23। 1 मोल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज जो हमारे पास आता है सोल्व करने पे, वो अराउंड 96485 कूलम आता है। ठीक है, लेकिन जब इसको राउंड ऑफ करते हैं हम, तो राउंड ऑफ करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम इसको 96500 कूलम लेते हैं। तो ये हमारा चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी यहां कितना चार्ज लगेगा हमारे पास? 96,500 कूलम। यहां कितना लगेगा? इसका डबल। यहां कितना लगेगा? इसका ट्रिपल। 1 मोल के लिए इतना लगता है, 2 मोल के लिए डबल हो गया, 3 मोल के लिए ट्रिपल हो गया। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई चार्ज को हम क्योंकि फ्राडे के बारे में पढ़ रहे हैं, इसने कहा कि भाई इसको आप मान लो एक यूनिट के इक्वल, दैट इज 1 फेराडे। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर कितना चार्ज पास हुआ? 1 फेराडे। तो 1 फेराडे आपका किसके इक्वल होता है? 96500 के। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 1 मोल Na बनाने के लिए 1 फेराडे चार्ज लगा, ये बोल सकते हैं ना। यहां पर क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए 2 फेराडे चार्ज लगेगा। यहां क्या बोल सकते हैं? यहां हम बोल सकते हैं कि भाई 3 मोल बनाने के लिए 3 फेराडे लगेगा, 1 मोल बनाने के लिए, सॉरी। एक तो ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा जी, और कैसे बोल सकते हैं? देखो, सोडियम के 1 मोल एटम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं भाई 23 ग्राम सोडियम बनाने के लिए 1 फेराडे चार्ज लगा। वेट आ गया ना, देखो प्रोडक्ट का, हमें वेट लेना था ना। तो कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट हुआ भाई? 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो 1 फेराडे लगता है। इसी तरह कैल्शियम का 40 होता है राउंड। तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए 2 फेराडे चार्ज लगा। वही बात आ गई ना कितना। अब अगर मैं यहाँ अब 80 कर दूं तो ये डबल हो, इसका भी ये भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर 46 कर दूं तो ये भी डबल हो जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहा हूं तो अमाउंट बढ़ रहा है। वही तो फ्राइडे बता रहा था हमें। और इसका होता है 27। तो 27 ग्राम बनाने के लिए कितना लग रहा है? 3 फेराडे लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हम इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम सेकंड ला करते हैं फिर। चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिखने में बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बट बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन मैंने आपका लिया है। वो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ मरकरी विल बी डिपॉजिट। तो मरकरी का अमाउंट आपको पता करना है मोल में, बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 0.1 मोलर ऑफ HgNO3 टू सॉल्यूशन। जो हमारे कंटेनर में सॉल्यूशन था वो ये था, उसकी कंसेंट्रेशन ये थी, उससे हमें मतलब नहीं है फिलहाल। विद ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई आपको दे रखा है, फॉर 3 आवर्स टाइम आपको दे रखा है ना। और ये इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है, शायद इसकी भी जरूरत हमें फिलहाल ना पड़े। ओके, देखिए भाई अब करना कैसे है। देखिए, जो हमारा HgNO3O2 है, ये हमारा जब आयंस में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आयंस में टूटेगा। तो आयंस में कैसे टूटेगा आपका ये? एक तो ये देगा आपको Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक आपको देगा ये NO3 नेगेटिव। इसका हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो मरकरी बनाना है कितना जाएगा। तो मरकरी कहां जाएगा? केटायन पे। अगर मरकरी केटायन पे जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सेट करेगा और क्या बना लेगा? मरकरी बना लेगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया आप तो ये। देखिए, 1 मोल है, 1 मोल के लिए कितना चार्ज लग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फेराडे लगेगा, 2 फेराडे लगेगा ना 1 मोल के लिए। ठीक है, तो चार्ज निकाल लेते हैं। देखो पहले टोटल हमारे पास कितना चार्ज है। ये तो इस रिएक्शन से आ रहा है, इसके लिए इतना चार्ज लगता है। हमने कितना चार्ज दिया पहले हम वो पता कर लेते हैं। हमने 2 एम्पियर करंट दिया है 3 आवर्स के लिए, तो हम कितना चार्ज निकाल सकते हैं वो देखते हैं पहले कि हमने कितना चार्ज दिया। तो आई इंटू में टी होता है। आई कितना है? 2 एम्पियर। और टाइम कितना है? 3 आवर्स। लेकिन कूलाम में लाने के लिए चार्ज को टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड में होनी चाहिए। तो आवर्स को सेकंड में करेंगे तो 3 इंटू में 60 मिनट हो गया, फिर 60 आवर्स हो गया, सेकंड्स हो गया। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये? 216
और डबल जीरो, ये आएगा 16 6 36 36 और 6, हाँ ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कूलाम्ब में चार्ज। भाई हमने इतना चार्ज पास किया है। ठीक है, यहां देखते हैं अब कि भाई 96,500 गुलाम, नहीं डबल है ना उसका, डबल करेंगे तो 2 इंटू में 96,500 गुलाम चार्ज हम जब देते हैं तो उससे 1 मोल बनता है। ये बात समझ में आ गई? 2 फ्राडे है भाई, तो 2 फ्राडे को मैं लिख सकता हूँ ना ये कि 2 इंटू में 96,500 गुलाम, उसके 1 मोल बनता है। हमने कितना दिया है? 21,600 गुलाम चार्ज हम देंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 96,500 इंटू में 21 16,600, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से दो दो। और जब इसको बाकी को हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। यहां से इसको काट सकते हैं, ये 108 आ गया। ठीक है, तो 108 डिवाइड बाई 965 जो हम करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? अराउंड ये 0.1 के ही आ जाएगा, 0.112, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपको अमाउंट दे रखा होता है कि भाई इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, तो आप पे आपसे आई पूछ लेते हैं, टी पूछ लेते हैं या क्यू पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन का तरीका हो, ये बस इसको उल्टा कर लीजिए। जैसे यहां मैंने ये लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर लीजिए, भाई इतने के लिए इतना चार्ज लगता है बैलेंस करके, तो फिर हमें हमें कितना दिया हुआ है अमाउंट, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं चार्ज। तो ये बिल्कुल उल्टा उसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन आपको करना था। चलिए अब सेकंड ला करते हैं फैराडे का, वो भी आसान सा, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट आपसे कहता है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये 2 कंटेनर है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये मेरे पास 2 कंटेनर हैं और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर के अंदर मैं इन कंटेनर के अंदर क्या करता हूं, मैं इस कंटेनर के अंदर अपने 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं। ठीक है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं। ओके, और फिर दोनों में डालता हूं इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं भाई, रिएक्टिव नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये हमें डाले इसमें इलेक्ट्रोड। ओके, फिर क्या कहता है आपसे, कहता है कि इन दोनों सेल को, ये सेल हो गया ना दोनों, एक सेल बन जाएगा ये, इन दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, तो इनको हम सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं। तो सीरीज में कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, देखो इनका, इस इलेक्ट्रोड की यहां बैटरी और इससे कनेक्ट कर दिया और इस वाले को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो वो आपसे कहता है कि जब 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, या 2 साल्ट्स की हम, या जो 2 इलेक्ट्रोलाइट हमारे हैं उनकी हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक साथ, तो अगर हम उसको करंट सेम दे रहे हैं, दोनों को देखो सेम जा रहा है करंट, तो दोनों को अगर हम सेम करंट दे रहे हैं, आई जो है सेम है दोनों के लिए, और सेम टाइम के लिए दे रहे हैं, सेम टाइम के लिए दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से सेल को कनेक्ट करते हो सीरीज में और दोनों को आप सेम करंट देते हो सेम टाइम के लिए, तो जो अमाउंट आपका प्रोडक्ट का डिपॉजिट होगा, जो अमाउंट आपका प्रोडक्ट का डिपॉजिट होगा, डब्ल्यू जो होगा आपका इस केस में, वो आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ई इज द इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है हमारा इक्विवेलेंट? ई है हमारा इक्विवेलेंट वेट। तो वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के। ठीक है, समझ में आगे बात कि जो W हमारा है वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आगे बात? देखिए अब इसको और कैसे कर सकते, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए W क्या है हमारा? W हमारा प्रोपोर्शनल है E के। तो अगर हम ऐसे कर लें कि भाई W1 पहले वाले का अमाउंट और W2 दूसरे वाले का अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू E1 पहले वाले का इक्विवेलेंट वेट और E2 सेकंड वाले का। ऐसे कर सकते हैं ना, आइडल कैसे पढ़ते थे हम कि P1 V1 बाय P2 V2, ऐसे करते थे ना। तो यहां से देखिए W1 क्या है हमारा? W1 क्या होता था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग? Z इनटू में I तो इसका Z1 अलग होगा, ठीक है, और इनटू में T यही होगा। इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास Z2 इनटू में I इनटू में T, दोनों को करंट और टाइम तो सेम दे रहे हैं, इक्वल किसके होगा? E1 बाय
E2 के, यही होगा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो बचेगा क्या हमारे पास, Z1 बाय में Z2, E1 बाय में E2, यही होगा। तो यहां से इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अरेंज करने पे हमारे पास बनेगा कि भाई E1 बाय में Z1 ऐसे होगा, और इक्वल टू E2 बाय में Z2, यही होगा। इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, सॉरी इसको मैं क्या कहना, हाँ इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, Z1 को E2 की जगह, E2 को Z1 की जगह, ठीक है। तो यहां से तो क्या बोल सकते हैं कि भाई E1 बाय Z1 भी इक्वल रेशो, और E2 बाय Z2, इसी तरह E3 बाय Z3। तो अगर हम कोई भी E लें और कोई भी Z लें, Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसकी जो रेशो आएगी वो कांस्टेंट आएगी, क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल आती है भाई, वो कांस्टेंट आपकी आती है 1 फैराडे के इक्वल या 96,500 कूलम के इक्वल, ठीक है। वो कांस्टेंट किसके इक्वल आती है हमारी, 1 फैराडे या 96,500 कूलम के इक्वल, मतलब इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दोनों की जो रेशो आती है वो हमेशा इक्वल किसकी होती है, 1 फैराडे के। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, E निकाल सकते हैं, सॉरी Z निकाल सकते हैं। तो Z क्या आएगा, Z E बाय में 96,500 कूलम। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा कि Z जो होता है हमारा वो E डिवाइड बाय 96500 के इक्वल होता है। तो ये था हमारा सेकंड ला। आई थिंक आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा। ओके, इसको मैं साफ करता हूं अभी। देखिए अब आपको मैं कुछ इक्वेशन बताऊंगा सीधी सी। उस इक्वेशन का फायदा यह है कि उसको आप न्यूमेरिकल में कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो। वो एक कंबाइन इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ की और सेकंड लॉ की, दोनों लॉ को कंबाइन करके इक्वेशन बनाई गई है। कोई इक्वेशन आपको बताता हूं मैं। देखिए W हमारा क्या था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ W हमारा था Z और Q के इक्वल, यही था। ओके जी, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमने Z निकाला था सेकंड लॉ से, तो Z क्या है हमारे पास, E बाय F फैराडे। E क्या था, इक्विवेलेंट वेट, F क्या था, फैराडे। इनटू में क्या था, Q। एक ऐसे आप याद रखिएगा, एक ये बन गया, ठीक है। यहीं से फिर और क्या कर सकते हैं भाई, Q बाय F कर लो एक बारी, इनटू में E कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, हम मोलर वेट लेते हैं, मोलर वेट या मोलर मास, एंड डिवाइड बाय क्या होता है, एन फैक्टर। अब मेटल के केस में एन फैक्टर क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। यहां पे एन फैक्टर क्या ले रहे हैं हम, उसकी वैलेंसी ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि V से नोट कर देते हैं, V से। तो यहां क्या बनेगा, देखिए हमारे पास Q बाय F इंटू में M बाय में V, ठीक है, यही बनेगा इक्विवेलेंट वेट की जगह। यहां तक बात समझ में आ गई। या Z आप शो कर सकते हो, बेसिकली V की बजाय Z कर लो, स्मॉल Z कर लो, स्मॉल Z, ठीक है, हम स्मॉल Z कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके अलावा अब Q क्या होता था, करंट इंटू टाइम। तो हम यहाँ पे C इंटू में T बाय में F इंटू में M बाय Z लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहां से ये बन रहा है, एक फॉर्मूला आपका यहां से ये बन रहा है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ जाए वो कर लीजिए, मैंने सारे फॉर्मूले आपको बना के दिखा दिए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हो रहा था कई बार आपसे, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है जूल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको जो है वो इन जूल में दी जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया, किसमें लेना है, वोल्ट में लेना है, इन वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में लेते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करा, कितना चार्ज पास किया है, चार्ज। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और ये किसमें लेना होता है, कूलम में लेना होता है, ठीक है, याद बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ले रही है, पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं लिख ही रहा हूं, ठीक है। चार्ज को लेते हैं करंट में, तो I इंटू में टी हो गया, I इंटू में टी हो गया। यहां से जो ये है करंट किस में ले रहे हैं हम, एम्पियर में, टाइम किस में ले रहे हैं हम, सेकंड में, और ये तो है ही वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट क्या होता है, पावर। तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल किसी को आएगी, पावर, पावर की यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट इंटू में एम्पियर क्या होता है, वाट, ठीक है, वाट। और इंटू में क्या आएगा, टाइम।
तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। कोई कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पावर पूछ लेते हैं, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर निकालने का फॉर्मूला आपका बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास होनी चाहिए किसमें, जूल में, और उसको डिवाइड किससे करना है आपको, टाइम से, किसमें, सेकंड में। तो यहां से आपको पावर किसमें मिल जाएगी, वाट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये कैसे आया है, ये इस तरीके से आया है। ठीक है, समझ में आएगा। न्यूमेरिकल में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी ही दे रखी होगी, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पावर जो है वो निकाल सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था आज का। दो लॉ हमने किए आज, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दोनों आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसका करेंगे, हम कल करेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा मैं अच्छे से करने के लिए, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो आई थिंक अभी तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ मुश्किल नहीं लगी होगी, आसानी लगी होगी, समझ में अच्छे से आ रही होगी। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए भाई, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और बाकी कल करते हैं फिर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।